हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्री के लिए, उसका सेट नंबर 15 लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और सेट हो गया है, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और प्लेटफॉर्म का जो बुक है उसका भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर मिलेगा। और सभी का जो आपको लिंक है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं सेट लगाने के लिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो जाकर टेलीग्राम से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये हमारा चैनल का लोगो है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा एक हेल्प मुझे ये भी कर दीजिए, ताकि मुझे आपके लिए वीडियो लाने में अच्छा लगे। और बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक एक हेल्प पहुंच सके। तो आइए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन का हम डिस्कस के साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की के कौन है। फिक्की के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो शुभ्रकांता पांडा है। कौन है? शुभ्रकांता पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं। और फिक्की के अगर महानिदेशक पूछेगा वो कौन है, तो फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला जी हैं। और आर दिनेश ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये भारतीय जो उद्योग परिसंघ है उसके अध्यक्ष आर दिनेश है। और दिलीप संघानी ये किसके अध्यक्ष है? तो ये इफ्को के अध्यक्ष है। किसके? इफ्को के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? जो 74वां गणतंत्र दिवस 2023 आयोजन हुआ था उसमें किस देश के अतिथि के रूप में थे? तो जो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी, वो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश की चंबा चावल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2004 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन में भारत का जो स्थान है वो कौन से स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। 5 नंबर, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सोने की एक समान कीमत किस राज्य में है? तो वो केरल राज्य में है। कहाँ पर? केरल में सभी जगह सोना का जो कीमत है वो एक समान मिलेगा। 6 नंबर, हाल ही के दिनों में किस संस्था द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो कृत्रिम हृदय किस आईआईटी द्वारा तैयार किया गया है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें ऑप्शन ए में है आईआईटी तिरुचिरापल्ली। इसमें अगर पूछेगा कि कौन से कंप्यूटर स्थापित किया गया है सुपर कंप्यूटर, तो इसमें परम पोरुल स्थापित किया गया है। आईआईटी मद्रास, इसमें आईआईटी जो मद्रास है ये क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान बना है पहला। और आईआईटी जो रुड़की है इसमें सुपर कंप्यूटर जो स्थापित हुआ है उसका नाम क्या है? तो रुड़की। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से। तो आईआईटी रुड़की कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो इसीलिए इसमें परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। और एक है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित हुआ है? तो जो गुवाहाटी कहाँ है वो असम में है। और असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम आपको कामरूप है। तो इसलिए जो आईआईटी गुवाहाटी है उसमें परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित हुआ है। एक है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो आप एक कहानी सुन रहे होंगे कि खड़गने से खड़कती है खिड़कियाँ, तो इसीलिए मतलब खड़ग सी कैसा था? तो शक्तिमान था। तो आईआईटी जो खड़गपुर है उसमें परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। ये थॉट से याद हो जाएगा अगर आप 2 बार बढ़िया से वीडियो को पुश करके सुन लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? तो आयरन बीम का परीक्षण किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। और हाल ही में जो हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया तो ये फेल हो गया था। लेकिन ये क्यों फेल हो गया था? क्योंकि इसका जितना क्षमता था उससे ज़्यादा इस पर अटैक हो गया। हमास ने क्या किया? एक ही बार में लगभग 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इसीलिए जो आयरन बीम था ये काम नहीं कर पाया और ये फेल कर गया। इसीलिए जो इजराइल पर हमास ने बहुत तबाही मचा दिया है। उसके बाद तो इजराइल ने ऐसा धोया है कि वो याद ही रखेगा। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया है?
तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व की मंजूरी किसने दिया है? तो मध्य प्रदेश ने। 9 नंबर, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है बेन स्टोक को। किसे? बेन स्टोक को। अगर इसी में पूछेगा कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो 2022 मिला है, ये किसे मिला है? तो बेन स्टोक को मिला है। और यहीं अगर महिला में पूछेगा कि महिला में किसे मिला है, तो नटाली स्काइवर को मिला है, जो कहाँ की है? वो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। और एक है वनडे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछेगा 2022 का, तो वो मिला है बाबर आजम को, पाकिस्तान के है। और जो T20 आईसीसी 2022 का पुरस्कार वो किसे मिला है T20 का? तो सूर्य कुमार यादव जो भारत के खिलाड़ी है। और आईसीसी मेंस में इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो किसे मिला है? तब मार्को येंसेन को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? जग नहीं, यहाँ पर जगह मिशन होगा। किस राज्य के जगह मिशन को दिया गया है? तो कहाँ का जगह मिशन है? तो उड़ीसा के जगह मिशन को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को ये दिया गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय आईसीपी पुरस्कार है, आईएसीपी पुरस्कार 2022, ये किस लिए दिया जाता है? तो निजात अभियान के लिए दिया गया था। और किसे? तो छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया था। और गोल्डन कैलासा पुरस्कार ये किसे मिला है? तो राजस्थानी फिल्म जो ननेरा है उसको मिला है गोल्डन कैलासा अवार्ड। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा, कौन रहा है 2022-23 का विजेता? तो सौराष्ट्र रहा है। कौन है? सौराष्ट्र विजेता रहा है। और इसमें उप विजेता कौन था? तो उप विजेता बंगाल था। और 2021-22 में पूछेगा तो 2021-22 में मध्य प्रदेश इसका विजेता था, सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी का। 13 नंबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है वो किस तिथि को? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर, ह्यूमन एनाटोमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो A.K. द्विवेदी जी हैं। कौन है? A.K. द्विवेदी। और एक है पुस्तक शशि थरूर का महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? तो अम्बेडकर ए लाइफ है। 15 नंबर, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित हुई? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये राजस्थान में। बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन जो दिया है वो सत्य दिया है? तो पहला में दिया है यह ताम्र पसारकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी, तो सही है। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, तो ये गलत दिया है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे इनका जो घर था वो पत्थर का बना होता था। किसका बना होता था? पत्थर का इनका घर बना होता था। और ये लगभग 2100 से 1500 BC के वक्त में रहते थे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम सिरणिक था? सिरणिक जो था किस जो मगध है, मगध नरेश का उपनाम सिरणिक था। तो बिंबिसार का जो उपनाम था वो सिरणिक था। अजातशत्रु इसका उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। और महापद्मनम को एकराट एवं एक छत्र की उपाधि दी गई थी। किसे? महापद्मनम को एकराट या एक छत्र की उपाधि। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन कथन सत्य दिया है। तो पहला में है कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को सीखा, तो ये सही है। बी में है भारत की गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था, तो ये गलत दिया है, क्योंकि भारत की जो गांधार शैली का विकास है वो किसका परिणाम था? तो ईरानी नहीं बल्कि यूनानियों का सम्मिश्रण था। किसका था? यूनानियों के प्रभाव का परिमाण था। तो ऑप्शन बी गलत दिया है, तो ऑप्शन एक सही है, तो ए में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तिगावा मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं।
जो तिगवा मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर है, कहाँ पर है तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। एक है भूमरा, भूमरा का शिव मंदिर, वो कहाँ पर है तो सतना मध्य प्रदेश में है। और एक है नचना कुठार का पर्वती मंदिर, वो पन्ना मध्य प्रदेश में है। और एक ये दिया है ये भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ये सभी जो मंदिर है ये गुप्त काल के ही उदाहरण हैं। और अजंता एवं बाघ की गुफाओं के कुछ जो चित्र है वो भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो महिपाल के दरबार में आया था। किसके दरबार में? महिपाल के दरबार में आया था। और गुर्जर प्रतिहार एक वंश था जिसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? तो उसको गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक ये नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। किसे? नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक पूछेगा कि कौन था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो मिहिर भोज था। नेक्स्ट, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्न में से किसको है? ते इल्तुतमिश को है। किसे? इल्तुतमिश को नई मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया है, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। और सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के कौन थे? तो चांदी का टक्का एवं तांबे का जीतल महत्वपूर्ण सिक्का था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो पहला में दिया है क्या? पहला में दिया है कि वेदांत मठ। वेदांत मठ कहाँ है? तो श्रृंगेरी है। गोवर्धन मठ कहाँ पर है? तो जगन्नाथपुरी। शारदा मठ कहाँ है? तो द्वारिका गुजरात में है। और ज्योतिर्मठ ये कहाँ है? तो बद्रिकाश्रम में है। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, वेदांत मठ श्रृंगेरी में, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, शारदा मठ द्वारिका में, और ज्योतिर्मठ ये बद्रिकाश्रम में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। और इसमें जो कौन कहाँ पर स्थित है, ये वेदांत मठ जो है, वेदांत मठ ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। गोवर्धन मठ कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और शारदा मठ कहाँ पर है? तो द्वारिका गुजरात में स्थित है। और ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। और इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शाहजहां के युग के में दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खां ने कृषि के विकास के लिए दहशाला व्यवस्था को अपना लिया था, इसीलिए इन्हें दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। नेक्स्ट, उन्हें 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा था। किसने कहा था? तो ये के.एम. पनिकर ने 1765 से 72 का जो भारतीय इतिहास है उसको डाकू राज कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालक्रम में सजाना है। मतलब कौन से राज्य को डलहौजी ने कब विलय किया है? तो पहला है बघाट। बघाट को कब किया था? तो 1850 में। झांसी को कब किया था? तो 1853 में। उदयपुर को कब किया था? 1852 में उदयपुर। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद नागपुर है। नागपुर कब? तो ये 1854 में विलय किया था। करौली कब? तो करौली 1855 में। तो इसको हमें क्रम में सजाना है। तो पहले तो आएगा बघाट, तो पहले एक आएगा बघाट के बाद उदयपुर 1852 है तो उदयपुर 4 में है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद है झांसी 2 में है। उसके बाद नागपुर 1854 और फिर करौली 1855। तो 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 जो ऑप्शन नंबर बी में राइट दिया है। नेक्स्ट, हिरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हिरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रानी गौडिन्यू द्वारा किया गया था। कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? ते मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा कादियानी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर
वो कृष्ण का अवतार बताया था। मिर्जा गुलाब जो अहमद है ये क्या कहा था कि मैं जो मोहम्मद साहब थे उनका एक पैगंबर हूँ और कृष्ण का अवतार हूँ। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत इनके द्वारा 1895 में की गई थी और 1893 में गणेश गणेश उत्सव की शुरुआत ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र में? तो छपरा में। कहाँ पर? छपरा में। नेक्स्ट, प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मेघालय में स्थित है। पैडंग घास स्थल किस देश में है? तो ये श्रीलंका में पैडंग घास स्थल स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बरेल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो त्रिपुरा में नहीं है। बाकी असम, मणिपुर और नागालैंड ये तीनों राज्यों में बरेल श्रेणी का विस्तार है। 34, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसे हमें मिलान करना है। इसमें छांटना है कि कौन गलत दिया है। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी पर जो दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि जो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है। और शरावती नदी पर कौन सा है? तो शरावती नदी पर जो गरसोपा या महात्मा गांधी प्रपात है एक ही है, लेकिन उसका नाम एक जोग भी बोला जाता है। जो गरसोपा और महात्मा गांधी उसको बोला जाता है जो शरावती नदी पर है। और चित्रकूट जलप्रपात किस पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। और कहाँ पर? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो गलत दिया है। गौतम धारा जलप्रपात ये रारू नदी पर सही दिया है। नेक्स्ट, पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार करिए। पर्वतीय जो मृदा है उसके संदर्भ में विचार करिए कि कौन सत्य दिया है। तो इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, तो सही है। पोटास, फास्फोरस एवं चूने की इसमें कमी होती है। और इसमें दो में क्या दिया है? तो मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है, तो ये गलत दिया है, क्योंकि जो ये मृदा है पर्वतीय मृदा ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति के होता है। और इसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? जीवाश्म की अधिकता होती है। और इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के आश्रित राज्य में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? तो कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन सा है? इसमें इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। और इसके बाद चारा और इमारती लकड़ी और बांस पर अगर पूछेगा सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन है, मतलब चारा के लिए, इमारती लकड़ी के लिए और बांस के लिए सर्वाधिक आश्रित राज्य, तो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हथनी कुंड परियोजना यह जमुना नदी पर निर्माण किया गया है। और हथनी कुंड परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। और यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के मध्य विवाद भी है इसके लेकर। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, खनिज दिया है और खान मतलब कौन से खनिज और कहाँ से उसका उत्पादन होता है, तो उसको मिलान करना है इसमें हमें। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? पहले हम मिलान करेंगे कि बोल रहा है कि जिंक का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जावर राजस्थान से। स्वर्ण का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो हट्टी से होता है। कहाँ पर? हट्टी से स्वर्ण का उत्पादन होता है। क्रोमाइट का उत्पादन जो है इसका कहाँ से होता है? तो सुकिंदा की खान से होता है। पाइराइट का उत्पादन कहाँ से होता है? तो अमझोर से होता है। कहाँ से? अमझोर से पाइराइट का उत्पादन होता है। और इसमें अमझोर ये कहाँ पर है? तो अमझोर जो है ये बिहार में है। सुकिंदा कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। और जावर कहाँ का है? जावर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। और जो हट्टी है, हट्टी कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है।
तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला जो है वो कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। कब? तो 1954 में। स्वतंत्र भारत की पूछेगा तो 1954 में। और उससे पहले कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो असम में 1901 में हुआ था। कहाँ पर? असम में 1901 में स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, NW10 मतलब नेशनल वाटर 10 किस नदी पर है? नेशनल वाटर जो 10 है वो किस नदी पर स्थित है? ते अम्बा नदी पर स्थित है। 42 नंबर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो नोटेस्टिन और याम्पसन माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। हिकात लोक नृत्य है। हिकात जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। लाखर जनजाति निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? तो मिजोरम में निवास करती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं हम, विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विलियम जो टॉड ट्रॉफी है इसका संबंध किसके है? तो बास्केटबॉल से है। किससे है? बास्केटबॉल से। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। आबिद हुसैन जो समिति है यह गठित की गई थी किस लिए? तो लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1997 में। 50 नंबर, प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रछन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ है। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि 2 लोगों का काम है लेकिन बहुत सारे लोग बेरोजगार है इसीलिए लगे रहते हैं, तो उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। 1935 के तहत 1936 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था 1946 में उसका सदस्य जो था वो कौन नहीं था? इसमें ऑप्शन में तो सभी का दिया है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम ये रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री नहीं, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। क्या थे? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। मतलब सभी इसमें मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के कार्यकाल संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो कार्यकाल समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जीयू मावल लंकर थे। कौन से? जीयू मावल लंकर। अलादी कृष्णैया ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी ये किसके अध्यक्ष थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। एवी ठक्कर ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो वो न्याय का या प्रगति का प्रतीक है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो किस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस को, किसको? ईडब्ल्यूएस को किस आर्टिकल के तहत आरक्षण का व्यवस्था किया गया है? तो ये अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में किया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत ये लागू हुआ था? तो 103वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में ईडब्ल्यूएस को लागू किया गया था। और इसी में अगर पूछेगा कि ओबीसी के लिए मतलब पिछड़े वर्ग के लिए उनके लिए किस आर्टिकल में आरक्षण है? तो ओबीसी के लिए 15 के 4 और 16 के 4 में है। किस में है? 15 के 4
और 16 के 4 में ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट, दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था? किस संशोधन के तहत? तो 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पहले दिल्ली और पुडुचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगा। नेक्स्ट, उच्चतम उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए होती है? जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कितने दिनों के लिए होती है? तो उनकी नियुक्ति होता है 2 वर्ष के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 वर्ष के लिए। और अगर एज पूछेगा तो एज 62 वर्ष, 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है कार्यकारी न्यायाधीश? तो 224 अनुच्छेद के तहत। और एक अनुच्छेद इसी का हम बता दे रहे हैं, एक अनुच्छेद है 226। क्या है? 226 अनुच्छेद के तहत क्या होता है? तो जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन जो अनुच्छेद 32 के तहत तो ये रिट जारी होता है, ये सिर्फ मूल अधिकार के लिए लागू होता है और ये सभी के लिए लागू होता है। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? तो 47 है। कितना है? 47 है। और यह अनुच्छेद 330 के तहत लागू है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का जो आरक्षण है उसमें अनुसूचित जाति अगर कहेगा तो 84 और अनुसूचित जनजाति कहेगा तो 47 होगा और जाति कहेगा तो 84 होगा। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? तो विधायिका। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और कितना कार्यकाल होता है इनका? 6 वर्ष। ये सीएजी का कार्यकाल पूछ रहा है 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब कोई भी आयु हो जाना चाहिए। और यहाँ से नियुक्ति के बाद इनको किसी सरकारी पद पर सेवा करने का मौका नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। कब आया था? तो 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? वित्त विधेयक का उपबंध जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 117 में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का विषय जो है वो कौन है? तो जो आपराधिक मामले है वो समवर्ती सूची का है, क्योंकि आपराधिक मामले जो होता है राज्य सरकार भी उस पर कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामला ये संघ सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन ये भी संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है इसमें कौन सा है? तो जो अकाली दल है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। बाकी कांग्रेस, सीपीआई और भाजपा ये राष्ट्रीय पार्टी है। और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कौन है? कितना है? तो 6 है। और वर्तमान में जो नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो कौन बनी है? तो आप बनी है, आम आदमी पार्टी नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा अनुच्छेद 243 के ग के तहत। अनुच्छेद 243 के ग के तहत ये निर्धारित होता है। भौतिक राशि की बीमाएं दिया है, तो इसमें कौन सा जो भौतिक राशि की बीमा है वो गलत दिया है। बल का ml T⁻² होता है, दाब का ml इन्वर्स T⁻² होता है। और आवेग का क्या होता है? तो आवेग का गलत दिया है, क्योंकि ml इन्वर्स T⁻² होता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा तो सही जो हो जाएगा, तो ऑप्शन सी गलत दिया है। घनत्व का ml⁻³ होता है। नेक्स्ट, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? जो क्रीम निकालने की मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और ड्राई क्लीनर जो है वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर द्रव्यमान आधी करेंगे तो गतिज ऊर्जा वो भी आधी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो 1/2 mv² होता है। तो अगर इसको आधा करिएगा तो बाकी सभी भी आधा हो जाएगा। द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? तो
तो दाब बढ़ने पर जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाता है। और अगर मान लीजिए कि अभी वर्तमान में जो पानी का क्वथनांक है वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री है, कितना है, 100 डिग्री है, और इसको बढ़ाकर अगर 200 डिग्री कर देते हैं तो जो क्वथनांक का लगभग तापमान कितना बढ़ेगा, तो 125 डिग्री सी बढ़ेगा। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है, तो उसका जो त्वरण होता है वो अधिकतम होता है। त्वरण क्या होता है, अधिकतम होता है। और सरल आवर्त गति करने वाले जो कण होता है जब अपनी गति के अंतिम बिंदु पर गुजरता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो त्वरण अधिकतम हो जाएगा, और उस पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो भी अधिकतम हो जाता है, और गतिज ऊर्जा जो होती है वो शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, और जो वेग होता है वेग भी शून्य हो जाता है क्योंकि वो अंतिम चरण में है। 71 नंबर, टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है, तो लघु रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। और लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन है, तो हेनरी हर्ट्ज है। कौन है, हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंग इसके खोजकर्ता कौन है, तो मार्कोनी है। और एक है औरक्त विकिरण। औरक्त विकिरण इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो कुहरे में, फोटोग्राफी में करने में, और रोगियों की सेकाई में। और जो टीवी का रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल, किसी का भी जो रिमोट होता है वो किससे कंट्रोल होता है, तो उसमें औरक्त विकिरण से ही कंट्रोल होता है। ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है, तो किसके कारण धीमी या मंद सुनाई देती है, तो तीव्रता के कारण। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था, तो ये बृहस्पति की सहायता से ज्ञात किया था। कब, तो 1904 में। डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित होता है। डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित होता है, तो ऊष्मीय उत्सर्जन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तो परमाणु के लिए जो प्लम पुडिंग मॉडल है ये जे थॉम्सन ने दिया था। और परमाणु का आकार लगभग कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, और नाभिक का आकार तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। निम्नलिखित किन किरणों के कणिकीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, तो किन किरण की द्विप्रकृति पाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की। रेडियोएक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होती है, तो बीटा किरणें क्या होती है, तो केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होती है। कौन, बीटा किरणें। बीटा किरणें कैसी होती है, तो ऋण आवेशित होती है। और अल्फा किरणें कैसी होती है, तो अल्फा किरणें जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, अल्फा किरणें पॉजिटिव होती है, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन कथन सही दिया है। आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं, तो सही दिया है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, नहीं। आयनिक यौगिक जो होता है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है। और इसका ये कैसे क्या होता है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। जो उभयधर्मी पदार्थ होता है वो किस रूप में क्रिया करता है, तो ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, और इसी को एम्फेटोरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो ये सीबी देसाई ने किया था। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, तो कागज का जलना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है उसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, और उसे फिर से प्राप्त किया जाता है तो भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से पानी बन जाएगा, जल क्या है, जल से बर्फ बन जाएगा, और बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो ये भौतिक क्रिया है। और कागज है तो कागज को अगर जला दीजिएगा तो फिर से कागज थोड़े प्राप्त होगा, वो तो राख हो जाएगा। तो इसीलिए कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। 83 नंबर, सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है, तो ये मीथेन को माना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोल रहा है क्या, एलिफैटिक यौगिक। और इसी में एक होता है क्या, एरोमेटिक यौगिक होता है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे बोला जाता है, तो बेंजीन को बोला जाता है। एरोमेटिक पूछेगा तो बेंजीन, एलिफैटिक पूछेगा तो मीथेन होगा।
निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? जो नायलॉन है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन कैसा है? तो ये कृत्रिम बहुलक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इसमें तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। क्या है? ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन बी में 2 लगा देगा तो हो जाएगा, क्योंकि यूरिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NH2CO और फिर NH2 होता है। नहीं तो एक और यूरिया का सूत्र होता है CH4N2O होता है। तो इसमें कोई भी नहीं दिया है, तो अगर इसमें यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तब भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? किसने बताया था? तो ये बताया था किंग सबरी ने। किसने बताया था? किंग सबरी ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन ने किया था। और उसका नाम उस वक्त इसने क्या रखा था? तो बायोब्लास्ट रखा था। और बाद में जो बेंडा आया, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पहले इसको बायोब्लास्ट कहा जाता था। और एक है वारवर्ग ये क्या किया था? तो इसने कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी जो एंजाइम है उसकी खोज किया था। नेक्स्ट 87 नंबर। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कोर का निर्माण करते हैं? तो किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कोर का निर्माण करती है? तो पसर विभाज्योतकी ऊतक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? सीलिया द्वारा प्रचलन किसका होता है? तो पैरामेशियम का होता है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो कुटपाद कहलाता है। और युगलिना का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो फ्लैजिला कहलाता है। माइकोराइजल जड़ें पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है माइकोराइजल जड़ें? तो ये जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है। एक पाइनस पौधे के जो जड़ होता है, पाइनस पौधे के जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। ऐसे जड़ को क्या कहा जाता है? तो माइकोराइजल कहा जाता है। और जो पाइनस है ये जिम्नोस्पर्म का पौधा है। 90 नंबर। निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मैलपिगियन नालिका द्वारा होता है? मैलपिगियन नालिका द्वारा किस जीव का उत्सर्जन होता है? तो आर्थ्रोपोडा का होता है। एनेलिडा का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तब ब्रिक द्वारा होता है। इकाइनोडर्मेटा इस संघ के जो जीव का उत्सर्जन अंग नहीं होता है। इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। और एनेलिडा का उत्सर्जन अंग ब्रिक कहलाता है। आहार नाल का अंतिम भाग है। आहार नाल का अंतिम भाग जो होता है वो क्या होता है? बड़ी आंत होता है। इसके बाद जो भोजन का जो अपशिष्ट होता है वो गुदा में चला जाता है। तब अगर शुरू से हम देखेंगे कि कौन पहला भाग क्या है, तब पहला भाग मुख्य गुहा है। उसके बाद ग्रसनी है, फिर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और सबसे ज़्यादा देर भोजन किस में रहता है? तो छोटी आंत में रहता है। 92 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी रक्त नालियाँ केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? तो कौन सी जो मांसपेशी है, जो हृदय के मांसपेशी को रक्त पहुंचाती है, कौन सी रक्त नालियाँ है? तो वो है फुसफुस शिरा। कौन है? फुसफुस शिरा। और धमनी में जो शुद्ध रक्त का प्रवाह, धमनी में कैसा होता है? तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और यहीं अगर सिर्फ फुसफुस धमनी कहा जाएगा तो फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और अगर फुसफुस शिरा कहेगा उसमें कैसा रक्त प्रवाह होता है? तो उसमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। 93 नंबर। वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष और अनुभव जैसी प्रक्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये सेरिब्रम द्वारा होता है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मटर में जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, अब आ गया मैथ। आइए उसको भी हम लोग बना लेते हैं। बोल रहा है कि किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य से 120% अधिक है। मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा और 120% मतलब 220 रुपये में बेच रहा है। फिर बोला है कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, अगर सीपी पहले 100 रुपये में खरीद रहा था तो अब 120 रुपये में खरीद रहा है उसी वस्तु को। तो फिर बोला है कि किंतु विक्रय मूल्य समान है, किंतु अब जो विक्रय मूल्य है वो 220 रुपये ही है। तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के
प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इतना ये कितना परसेंट अधिक है, तो 100 अधिक है, कितना पर, तो 120 के अधिक है। 100 से गुना कर देंगे, कट जाएगा। उसके बाद ये 3 से और ये 25 से, मतलब कितना आएगा, 250/3 आएगा। इसको कटाइएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया है। जो ऑप्शन हम बता दे रहे हैं कि कितना में खरीदेगा। मान लीजिए 100 रुपये में खरीद रहा है पहले, अब बेच रहा है कितना में, 220 रुपये में बेच रहा है। और फिर बोला है कि 120 रुपये आप सीपी हो जाएगा। तो अब जो लाभ हो रहा है वो बोल रहा है, लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर लाभ बोल रहा है। यहाँ पर बोला है ना कि विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है। तो लाभ तो हो रहा है 100 रुपये का, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, वो 220 रुपये दिया है। तो विक्रय मूल्य पर हमें लाभ निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से 2, 5 दूनी 10, और ये 11 दूनी 22 है। तो अब जो है 500 और बाटा में 11 करिएगा, भाग करिएगा, तो 11 चौक 44, और 44 11 5 55, मतलब 45 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। तो किस ऑप्शन में दिया है ये, 45.45, ये ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इतना का एसीएफ निकालना है। एसीएफ कितना होगा, और जो एसीएफ आएगा वो किन संख्याओं के बीच होगा। तो ये 767 है, ये कितना का गुणनफल है, तो ये 59 गुने 13 है। गुणनफल करिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद कितना है, तो 1003 है, ये 59 गुने 17 है। फिर है 2773, ये कितना गुणनफल है, तो 59 गुने 47 है। तो हमारा एसीएफ हमारा कितना आ गया, तो एसीएफ जो आ गया ये 59 एसीएफ आ गया। तो ये 59 है, ये किस संख्या के बीच है, तो ये ऑप्शन डी में 55 और 60 के बीच है। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं x और y के अंतर x के 25% के बराबर है। मतलब x माइनस वाई जो है वो x के 25% के बराबर। तो 25 मतलब 1/4 हो जाएगा। और इसमें जो y का मान है, y का मान यहाँ पर 15 दिया है। तो फिर हम x माइनस 15 कर देंगे और बराबर x/4 कर देंगे। तो इसके बाद अगर करिएगा, गुना भाग इतना कर लीजिएगा। गुना भाग करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 20 आएगा। कितना आएगा, x का मान 20 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सी संख्या आगे आ सकती है। तो 11 19 दिया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो 11 2 से गुना करके -3 किया है। फिर 19 से में फिर 3 से गुना किया है, 3 से गुना करके 19 3 57 और 2 59। फिर क्या किया है, तो 59 दूनी क्या होता है, तो 59 दूनी 118 और -3 किया है, तो 115 हो जाएगा। 115 फिर 115 में फिर 3 से गुना करेगा, और 115 दिया 345 और +2। मतलब पहली बार क्या कर रहा है कि 2 से गुना और -3 कर रहा है, दूसरी बार 3 से गुना और +2 कर रहा है। तो यही जो रिपीट ये कर रहा है। बाकी आगे जो आंसर गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा। नेक्स्ट जो है रीजनिंग है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका तो आंसर बी आएगा, जो माँ आएगा। सब मैं बना देता, लेकिन टाइम का लॉस होगा आपको, और टाइम का बहुत कीमत है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो एक हेल्प मुझे ये भी कर दीजिए और शेयर करिए, ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक एक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। बस यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक्स दोस्तों।